हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू योर ओन चैनल ट्रेंडिंग एग्जाम। तो आज हम लोग करने वाले हैं वीडियो नंबर 67। अगर आप लोगों ने अब तक हमारी कोई भी वीडियो नहीं देखी है तो मैं आप लोगों के लिए लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। क्योंकि हम लोग कर रहे हैं हमारे चैप्टर नंबर 15 का पार्ट 5 आज। तो चैप्टर नंबर 1 से लेकर के चैप्टर नंबर 14 तक और चैप्टर नंबर 15 के पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 4 तक की सारी वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल है। तो मैं प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। हमने अभी तक चैप्टर नंबर 15 में 160 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कर लिए हैं और आज हम करेंगे इसके आगे। तो अगर आप लोगों को खुद से सेल्फ स्टडी के लिए पीडीएफ भी चाहिए तो मैं इस पीडीएफ का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ताकि आप इसे खुद से डाउनलोड करके सेल्फ स्टडी भी कर सके। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 161। अर्थशास्त्रियों के निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग ने बाजार अर्थव्यवस्था का प्रबल समर्थन किया था? एडम स्मिथ, किन्स हिक्स, एडम स्मिथ, मार्क्स स्टर्मलिन, एडम स्मिथ, हैंक फ्रीडमैन या फिर एडम स्मिथ, रिकार्डो जे के गैलबर्थ। तो बाजार अर्थव्यवस्था के बारे में सबसे ज्यादा बात की थी एडम स्मिथ, रिकार्डो और जे के गैलब्रेथ ने। ठीक है, क्लासिकल स्कूल के अर्थशास्त्रियों जिसे एडम स्मिथ, रिकार्डो, मिल, मार्शल, जेवी से पिगू आते हैं, ने अर्थव्यवस्था में सरकार के हस्तक्षेप को अस्वीकार करते हुए बाजार आधारित अर्थव्यवस्था का प्रबल समर्थन किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 162। इनमें से किसने लुप्त होती महिलाओं का विचार दिया था? लुप्त होती महिलाएं किसने कहा था? हेलन केलर ने कहा था, एमा वाटसन ने कहा था, मेधा पाटकर ने कहा था या अमृत्य सेन ने कहा था? तो लुप्त होती महिलाओं वाली बात कही थी अमृत्य सेन ने। 2015 का क्वेश्चन है। लुप्त होती महिलाएं का विचार अर्थशास्त्री अमृत्य सेन द्वारा दिया गया था। इन्होंने वर्ष 1990 में यूरोप और एशिया में लिंगानुपात की तुलना करते हुए यह विचार दिया था। क्वेश्चन नंबर 163। निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर आर्थिक घटकों में से नहीं है? एक तो गैर आर्थिक घटक वो भी नहीं है जो आर्थिक विकास में योगदान देते हैं। मानव संसाधन, भ्रष्टाचार, सामाजिक संगठन या कृषि में विक्रय बचत। आर्थिक विकास में कौन योगदान नहीं देता है? तो भ्रष्टाचार ये एक गैर आर्थिक घटक नहीं है जो आर्थिक विकास में योगदान देता है। तो भ्रष्टाचार कभी भी योगदान नहीं देता है। भ्रष्टाचार आर्थिक विकास में अवरोधक का काम करता है, इसका आर्थिक विकास में कोई योगदान नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 164। अर्थशास्त्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? ठीक है, नहीं नहीं करना है। कौन सा संबंधित नहीं है? यह राजा के कर्तव्यों को निर्दिष्ट करता है, यह उस देश के समय के आर्थिक जीवन का वर्णन करता है, यह राजनीतिक सिद्धांत स्थापित करता है, यह वित्तीय सुधारों की आवश्यकता पर बल देता है। अर्थशास्त्र के संबंध में कौन सा सत्य नहीं है? तो इसमें से यह देश के उस समय के आर्थिक जीवन का वर्णन करता है, यह बात बिल्कुल भी अर्थशास्त्र के बारे में संबंधित नहीं है। ये राजा के कर्तव्यों के बारे में बताता है या राजनीति के सिद्धांत को स्थापित करता है, ये बात सच है। ये वित्तीय सुधारों पर भी बल देता है पर यह आर्थिक जीवन का वर्णन नहीं करता। अर्थशास्त्र कौटिल्य द्वारा रचित राजनीति शास्त्र की पुस्तक है जिसमें सिवाय विकल्प बी को छोड़कर अन्य तीनों विकल्पों से संबंधित विषयों पर प्रकाश डाला गया है। क्वेश्चन नंबर 165। निम्नलिखित में से कौन सा एक आर्थिक अवस्थापना नहीं है? विद्यालय, स्वच्छता सुविधाएं, कोयले की खान, सड़कें और रेल। तो कोयले की खान जो है वो एक आर्थिक अवस्थापना नहीं है। कोयले की खान को छोड़कर के शेष आर्थिक अवस्थापना है। कोयले की खान आर्थिक अवस्थापना नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 166। सुपर बाजार होता है एक क्या होता है? सुपर बाजार किस चीज को कहते हैं? थोक विक्रय संगठन को, फुटकर विक्रय संगठन को, उपभोक्ता सहकारी संगठन को या फिर उच्च गुणवत्ता एवं बहुमूल्य वस्तुओं के विक्रय के संगठन को? तो सुपर बाजार जो होता है वो फुटकर विक्रय संगठन होता है। ठीक है, सुपर बाजार एक प्रकार का फुटकर विक्रय संगठन होता है, वहां विभिन्न प्रकार के विस्तृत उत्पाद श्रृंखला मौजूद होती है। क्वेश्चन नंबर 167। प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक कौन है? डी आर गॉडगिल, बी एस मिनहास, चरण सिंह या फिर रुद्रदत्त? तो प्लानिंग एंड द पुअर ये जो है बी एस मिनहास के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, पुस्तक प्लानिंग एंड द पुअर बी एस मिनहास द्वारा लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 168।
आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ, मार्शल, केन्स या रॉबिन्स? तो आधुनिक अर्थशास्त्र का कहा जाता है एडम स्मिथ को। ठीक है, एडम स्मिथ को एक स्कॉटिश दार्शनिक एवं अर्थशास्त्री थे, उन्हें आधुनिक अर्थशास्त्र और पूंजीवाद का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 169, उस भारतीय अर्थशास्त्री का नाम बताइए जिसे लियो लियोनटेफ लियोनटेफ अवार्ड 2009 से सम्मानित किया गया है। गत वर्ष में इस रिवॉर्ड से जे के गैलबर्ट, अमर्त्य सेन आदि को सम्मानित किया गया है। 2007 की बात हो रही है कि उससे पहले ये अवार्ड इन लोगों को भी दिया गया है। तो कौन कौन से? डॉक्टर मनमोहन सिंह, शांता सिन्हा, उसके बाद शंकर आचार्य या फिर बीना अग्रवाल। तो बीना अग्रवाल जी है जिनको ये दिया गया है। 2 मई 2009 को आर्थिक विकास संसाधन के अर्थशास्त्र की प्रोफेसर बीना अग्रवाल को लियोनटिफ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 170, राष्ट्र की संपदा में निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया जाता है? खान, बांध, मुद्रास्फीति या पशुधन? तो जो राष्ट्र की संपदा है उसमें मुद्रास्फीति को शामिल नहीं करते हैं। प्रश्नगत विकल्पों में तो मुद्रास्फीति को राष्ट्र की संपदा में शामिल नहीं कहते, ये हमारा जो नेशनल असेट्स होती है उसके अंदर नहीं आती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 171, वेल्थ ऑफ नेशन के लेखक कौन है? ये तो बहुत ही फेमस है, ये जब भी किसी भी बच्चे ने पढ़ा होगा ये तो डायरेक्टिव से याद होगा कि एडम स्मिथ थे। एडम स्मिथ, डेविड रिकार्डो, जे.एम. किन्स या फिर गुरनाल मृदन। तो ये थे, इन्होंने क्या था, एन इंक्वायरी ऑफ द नेचर एंड वेल्थ ऑफ नेशन। इस तरीके से वेल्थ ऑफ नेशन के नाम से इनकी फेमस बुक है, पर पूरा नाम तो इनका वो था ना, क्या था, ये दे रखा, सॉरी, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेस ऑफ द वेल्थ एंड नेशन, ये इनकी बुक का नाम है। ठीक है, एडम स्मिथ ने दी थी। 1776 में प्रकाशित पुस्तक एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेस ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन के लेखक स्कॉटलैंड के विख्यात अर्थशास्त्री एडम स्मिथ थे। यह क्लासिकल अर्थशास्त्री की मूलभूत पुस्तक मानी जाती है और सबसे पहली पुस्तक के बारे में भी जिक्र यहीं पर होता है। अगर आप एसएससी वगैरह की तैयारी करें या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करें तो उसमें ये बात तो आती ही आती है। क्वेश्चन नंबर 172, निम्नलिखित में से पूंजी का संग्रहण द एक्यूमुलेशन ऑफ कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन थे? श्रीमती जॉन रॉबिन्सन, एडम स्मिथ, लॉर्ड मेनर्ड किन्स या उपरोक्त में से कोई नहीं। 2014 का ये क्वेश्चन है। तो ये जो है ना, पूंजी का संग्रहण द एक्यूमुलेशन ऑफ कैपिटल, ये था श्रीमती जॉन रॉबिन्स का। पूंजी का संग्रहण द एक्यूमुलेशन ऑफ कैपिटल पुस्तक की लेखिका श्रीमती जॉन रॉबिन्सन है। मूल रूप से वर्ष 1956 में प्रकाशित यह पुस्तक दीर्घावधि के विकास और पूंजी संचय क्या निर्धारित करता है कि प्रश्न का एक गतिशील दृष्टिकोण प्रदान करती है कि भैया आप लॉन्ग टर्म में किस तरीके से विकास करना चाहते हो पूंजी के साथ। क्वेश्चन नंबर 173, बंदी की दुविधा, प्रिजनर्स डिलेमा। प्रिजनर्स डिलेमा शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? कांच निर्माण की तकनीक से, नौवाहन उद्योग में प्रयुक्त शब्द, क्रीड़ा सिद्धांत के अंतर्गत स्थितियों में से एक, या फिर सुपर कंप्यूटर का नाम। तो बंदी की दुविधा तो ये मेरे को भी वर्ड याद था, पर वहां प्रिजनर्स डिलेमा जो है वो क्रीड़ा सिद्धांत के अंतर्गत स्थिति आती है। वो 4 डब्बे बने हुए होते हैं, एक फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, वो ऐसा है। बंदी की दुविधा प्रिजनर्स डिलेमा खेल या क्रीड़ा सिद्धांत गेम थ्योरी के अंतर्गत एक समस्या के रूप में जाना जाता है। खेल सिद्धांत अर्थशास्त्र का एक सिद्धांत है जिसका प्रतिपादन जॉन वॉन न्यूमैन और ऑस्कर मॉर्गस्टन ने किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 174, निम्नलिखित में से किसने ट्रस्टीशिप की अवधारणा प्रस्तुत की थी? एम एन राय ने, अरविंद घोष ने, महात्मा गांधी ने, जी के गोखले ने। तो महात्मा गांधी जो थे वो ट्रस्टीशिप की अवधारणा लेकर के आए थे। ट्रस्टीशिप की अवधारणा महात्मा गांधी ने प्रस्तुत की थी। क्वेश्चन नंबर 175, गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? प्रतिस्पर्धा पर, न्यास पर, राज्य नियंत्रण पर, या इनमें से किसी पर नहीं? तो आप लोगों को याद होगा ये न्यास वाला वर्ड जो है ये हमने पिछले क्लास में भी पढ़ा था। गांधीवादी अर्थव्यवस्था के बीच है, ये पूंजीवादी और मार्क्सवादी के बीच की एक व्यवस्था है जिसको गांधीवादी कहते हैं। तो ये न्यास की बात करता है। गांधीवादी अर्थव्यवस्था न्यास अर्थात ट्रस्टीशिप की विचारधारा पर आधारित है। महात्मा गांधी द्वारा प्रस्तुत इस सामाजिक आर्थिक अवधारणा में यह विचार प्रस्तुत किया गया कि धनी व्यक्ति आम जनों के कल्याण हेतु न्यासों के न्यासी यानी ट्रस्टी के रूप में कार्य करे। क्वेश्चन नंबर 176, विश्व आर्थिक मंच सम्मेलन 2016 वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कहां पर आयोजित हुई? स्विट्जरलैंड, लाओस, ऑस्ट्रिया या फ्रांस? तो हम लोगों ने ये पढ़ा हुआ है, पहले भी कई बार पढ़ा हुआ है, ये स्विट्जरलैंड के अंदर था।
विश्व आर्थिक मंच सम्मेलन 2016 स्विट्जरलैंड के दावोस शहर में 20 से 30 जनवरी 2016 के बीच आयोजित किया गया। इसकी थीम चौथी औद्योगिक क्रांति में प्रवीणता थी। विश्व आर्थिक मंच का 48वां वार्षिक सम्मेलन 23 से 26 जनवरी 2018 के मध्य, 39वां वार्षिक सम्मेलन 22 से 25 जनवरी 2019 के मध्य दावोस स्विट्जरलैंड में आयोजित किया गया। और वर्ष 2018 का सम्मेलन का जो थीम था वो था खंडित विश्व में साझे भविष्य का निर्माण था। जबकि जो 2019 था उसका जो थीम था वो वैश्वीकरण 400, चौथी औद्योगिक क्रांति के युग में एक वैश्विक वास्तुकला को आकार देना है। वर्ष 2020 का सम्मेलन भी 21 से 24 जनवरी 2020 के मध्य दावोस स्विट्जरलैंड में ही संपन्न हुआ, क्योंकि 2021 का सम्मेलन अगस्त 2021 में सिंगापुर में होने की संभावना है। पर ये आप लोग एक बार पढ़ लेना, शायद ये हुआ भी था, ये कैंसिल नहीं हुआ था, ये हुआ भी था। क्वेश्चन नंबर 177, कभी कभी समाचार पत्रों में दिखाई देने वाले घरेलू अंश आवश्यकता डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट पद का संबंध किस चीज से है? हमारे देश में सौर शक्ति उत्पादन के विकास करने से, हमारे देश में विदेशी टीवी चैनलों को अनुज्ञप्ति प्रदान करने से, या फिर हमारे देश में खाद्य उत्पादों को अन्य देशों को निर्यात करने से, या फिर विदेशी शिक्षा संस्थानों को हमारे देश में अपने परिसर स्थापित करने की अनुमति देने से। तो एक्चुअली ये जो है डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट, ये था हमारा सौर शक्ति यानी कि सोलर एनर्जी के ऊपर बात हो रही थी इसके अंदर। ठीक है, हमारे देश में सौर शक्ति के उत्पादन के विकास से। घरेलू अंश आवश्यकता यानी कि डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट पद का संबंध देश में सौर शक्ति उत्पादन का विकास करने से है। सौर ऊर्जा के क्षेत्र में भारत को वैश्विक रूप से अग्रणी देश के रूप में स्थापित करने हेतु जनवरी 2010 में राष्ट्रीय सौर नीति जैसे जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन JNNSM नाम दिया गया था, प्रारंभ किया गया। ठीक है, इसके अनुसार घरेलू अंश आवश्यकता श्रेणी के अनुसार भारत में सौर परियोजनाओं हेतु देश में निर्मित सौर उपकरण और बैटरी का प्रयोग किया जाएगा। मिशन के प्रथम चरण के अंतर्गत नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय विकेंद्रीकृत सौर उपकरण जैसे प्रकाश के उपकरण, पानी गर्म करने के उपकरण और सौर कुकर पर 30% का अनुदान देती है। क्वेश्चन नंबर 178, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मोटर वाहनों के टायरों और ट्यूबों के लिए भारतीय मानक ब्यूरो BIS का मानक चिन्ह अनिवार्य है। एगमार्क खाद्य एवं कृषि संगठन FAO द्वारा जारी एक गुणवत्ता चिन्ह है। तो नहीं, इसमें पहला वाला जो है वो तो बिल्कुल सही है, लेकिन ये वाला गलत है। एगमार्क ये नहीं है, एगमार्क की बात यहां पर नहीं हो रही है। ठीक है, भारतीय मानक ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड BIS भारत का एक राष्ट्रीय मानक संस्थान है। भारत में औद्योगिक विकास, उपभोक्ता संरक्षण और दैनिक जीवन के मानकों के निर्धारण की संगठित प्रक्रिया जनवरी 1947 से भारतीय मानक संस्था इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ISI की स्थापना के साथ शुरू हुई। भारतीय मानक ब्यूरो BIS 1 अप्रैल 1987 को संसदीय अधिनियम 1986 द्वारा अस्तित्व में आया, जिसने भारतीय मानक संस्था ISI के कार्यों को ग्रहण किया। इस संस्था का उद्देश्य वस्तुओं का मानकीकरण, चिन्हीकरण और उन्हें गुणवत्ता प्रमाण देना तथा इन कार्यों के संबंध तथा अनुषंगी मामलों से संबंधित गतिविधियों का सामंजस्यपूर्ण विकास करना है। वर्तमान में राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय मानक ब्यूरो ने विभिन्न प्रकार के उत्पादों के लिए लगभग 14,000 से अधिक लाइसेंस जारी किए हुए हैं। ISI का निशान भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा प्रदान किया जाने वाला प्रमुख मानक चिन्ह है। यह अधिकांशतः सभी संसाधित प्रोसेस किए गए खाद्य उत्पादों सहित आम उपभोगों की अधिकांश वस्तु जैसे कि विद्युत उपकरण, सीमेंट, लोहे के पाइप आदि पर लगाया जाता है। एगमार्क खाद्य एवं कृषि संगठन FAO द्वारा नहीं जारी किया जाता, बल्कि भारत सरकार के विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय DMI द्वारा जारी एक गुणवत्ता निशान है। तो FAO नहीं करती है, इसे DMI करती है। विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय खाद्य पदार्थों का श्रेणीकरण एवं चिन्हांकन करता है। इस विभाग की स्थापना वर्ष 1935 में कृषि और किसान विकास कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के तहत कृषि सहयोग और किसान कल्याण विभाग के संलग्न कार्यालय के रूप में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 179, वाणिज्य में प्राणी जात और वनस्पति जात के व्यापार संबंधी विश्लेषण ट्रेड रिलेटेड एनालिसिस ऑफ फोना एंड फ्लोरा इन कॉमर्स ट्रैफिक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ट्रैफिक संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP
के अंतर्गत एक ब्यूरो है, तो नहीं, ये बात गलत है, ये एक इसके अंदर यूएनईपी के अंदर नहीं आता है। ट्रैफिक का मिशन यह सुनिश्चित करना है कि वन्य पादपों और जंतुओं के व्यापार से प्रकृति के संरक्षण को खतरा ना हो। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, तो पहला गलत है, दूसरा सही है, बी करेक्ट होगा। वाणिज्य में प्राणी जात और वनस्पति जात के व्यापार संबंधी विश्लेषण, ट्रेड रिलेटेड एनालिसिस ऑफ फ्लोरा एंड फौना इन कॉमर्स। ट्रैफिक एक गैर सरकारी संगठन, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। यह सतत विकास और जैव विविधता संरक्षण के संदर्भ में वन्य पादपों और जंतुओं के व्यापार पर निगरानी रखने का कार्य करती है। ट्रैफिक का मिशन यह सुनिश्चित करना है कि वन्य पादपों और जंतुओं का व्यापार से प्रकृति के संरक्षण को खतरा नहीं हो। ट्रैफिक की स्थापना वर्ष 1976 में की गई थी। WWF और IUCN की रणनीतिक गठबंधन है। ये क्या है? ये WWF और IUCN को मिलाकर के बनी गई है। ये UNEP के अंतर्गत नहीं आती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 180, निम्नलिखित में से कौन विश्व के देशों के लिए सार्वभौमिक लैंगिक अंतराल सूचकांक ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स का श्रेणीकरण प्रदान करता है? विश्व आर्थिक मंच, UN मानव अधिकार परिषद, UN वुमन या फिर विश्व स्वास्थ्य संगठन? तो इनमें से अगर हम बात करें तो विश्व आर्थिक मंच है जो कि ये काम करता है। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक यानी कि जेंडर गैप इंडेक्स, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, लैंगिक समानता को मापने के लिए बनाया गया एक सूचकांक है जो विश्व आर्थिक मंच द्वारा वर्ष 2006 से प्रत्येक वर्ष जारी किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 181, स्मार्ट इंडिया हैकथॉन 2017 के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा या कौन से कथन सही हैं? हमारे देश के प्रत्येक शहर को एक दशक में स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा आयोजित ये एक स्कीम है। कौन सी? स्मार्ट इंडिया हैकथॉन। ओके। यह हमारे देश की अनेक समस्याओं का समाधान करने के लिए नई डिजिटल प्रौद्योगिकी नव परिवर्तनों के अभिज्ञान की एक पहल है। ओके। यह एक कार्यक्रम है जिसका लक्ष्य एक दशक में हमारे देश के सभी वित्तीय लेन देनों को पूरी तरह डिजिटल करना है। तो ये दशक वाली बात है ना, ये वैसे ही गलत है, दोनों की दोनों ही। ठीक है ना, तो इसका यह है कि एक दशक में स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करना है प्रत्येक शहर को, नहीं, ये भी नहीं है। और ये भी नहीं कि हम पूरी तरह से डिजिटलाइज्ड हो जाए, ये भी नहीं है। एक ले दे करके सेकंड पॉइंट है जो इसका है कि ये हमारे देश की अनेक समस्याओं को समाधान करने के लिए नई डिजिटल प्रौद्योगिकी परिवर्तनों के अभिज्ञान की एक पहल है, एक शुरुआत है। ठीक है, तो केवल 2 सही है। 9 नवंबर 2016 को केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने स्मार्ट इंडिया हैकथॉन 2017 का उद्घाटन किया था। इस पहल का उद्देश्य भारत के सभी प्रौद्योगिक संस्थानों तक पहुंच बनाने तथा देश के सक्षम विद्यमान जटिल समस्याओं के अभिनव समाधान हेतु छात्रों की समक्ष चुनौती प्रस्तुत करना था। स्मार्ट इंडिया हैकथॉन 2017 में अखिल भारतीय स्तर पर लगातार 36 घंटे तक संचालित एक डिजिटल प्रोग्रामिंग प्रतियोगिता थी जिसमें छात्र टीमों के मध्य किसी दिए गए समस्या कथन के अभिनव समाधान हेतु प्रतिस्पर्धा आयोजित हुई। क्वेश्चन नंबर 182, बेनामी संपत्ति लेन देन का निषेध अधिनियम 1988 BPBPT अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखो ये तो मुझे भी नहीं पता होगा ये क्या था, इतना पुराना है ये, पर फिर भी हम लोग पढ़ते हैं। किसी संपत्ति का लेन देन बेनामी लेन देन नहीं समझा जाएगा यदि संपत्ति का मालिक उस लेन देन के बारे में अवगत नहीं है। बेनामी पाई गई संपत्तियां सरकार द्वारा जब्त किए जाने के लिए दायी होंगी। यह अधिनियम जांच के लिए 3 प्राधिकारियों का उपबंध करता है किंतु यह किसी अपीलीय क्रियाविधि का उपबंध नहीं करता। तो देखो इनमें से जो मुझे पता है कि अगर कोई संपत्ति बेनामी होती है तो सरकार उसे जब्त कर लेती है, ये बात तो करेक्ट है। बाकी ये दोनों के बारे में करेक्ट नहीं है, तो इसीलिए मेरे हिसाब से यही करेक्ट होगा। बी ही करेक्ट है। बेनामी संपत्ति लेन देन निषेध अधिनियम 1988 वर्ष 2016 में संशोधित हो चुका है। इसे बेनामी लेन देन संशोधन अधिनियम 2016 कहा जाता है। कथन 1 इस सिद्धांत पर आधारित है कि कोई विधि का उल्लंघन करे या कहे कि मुझे विधि का ज्ञान नहीं था, यह क्षमा योग्य नहीं है। अतः कथन 1 असत्य है। कथन 2 सत्य है क्योंकि बेनामी पाई गई संपत्तियां सरकार बिना प्रतिकर दिए जब्त कर सकती है
और कथन 3 भी असत्य है क्योंकि उक्त अधिनियम की अपील का प्रावधान है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 183, स्टेट डेटा सेंटर एसडीसी, स्टेट डेटा सेंटर एसडीसी प्रारंभ करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? तेलंगाना, राजस्थान, छत्तीसगढ़ या हिमाचल प्रदेश? तो एसडीसी सबसे पहले लेकर के आया था हिमाचल प्रदेश। ठीक है। जून 2016 में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने स्टेट डेटा सेंटर एसडीसी का शुभारंभ किया। यह सेंटर प्रारंभ करने वाला हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य है। यह सेंटर शिमला में स्थापित है और यह एसडीसी के ग्रीन कॉन्सेप्ट की अवधारणा के आधार पर डिजाइन किया गया है। ठीक, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 183। आते हैं क्वेश्चन नंबर 184 पे। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना एनडीएमपी कब जारी किया? 1 जून, 2 जून, 3 जून या 1 मई को? तो इसका है 1 जून, 1 जून 2016। ठीक है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना का शुभारंभ 1 जून 2016 को हुआ। यह योजना आपदा रोकथाम, शमन, राहत और बचाव कार्यों से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 185, जोड़ियां बनाइए, बनाते हैं। 49, 51, 51, 53, 54, 63, 66 और 85, 88। स्थानीय वित्त जांच समिति, कराधान जांच आयोग, ग्रामीण संबंधी शहरी संबंध समिति या शहरीकरण का आयोग? एक्चुअली ना इसे जोड़ियां बनाने की जरूरत नहीं है, चारों एक्चुअली करेक्ट ही दे रखे हैं, ये आमने सामने ही है, बिल्कुल सही है ये। स्थानीय वित्त जांच समिति, कराधान, हाँ बिल्कुल ये सही है, ये करेक्ट होगा इसका। ठीक है। यही करेक्ट है। 49, 51 स्थानीय वित्त जांच समिति, 53, 54 कराधान, 63 शहरी ग्रामीण शहरी संबंध समिति और 85, 88 शहरीकरण पर राष्ट्रीय आयोग। मैंने कहा ना वो बिल्कुल सही दे रखा था। क्वेश्चन नंबर 186, लघु उद्योगों के लिए बनी निम्न समितियों को कलाक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूटवे सही उत्तर चुनिए। नायक समिति, आबिद हुसैन समिति, एमएस कोहली समिति और कारवे समिति। ओके, एक्चुअली इसके आंसर में ना थोड़ी सी प्रॉब्लम है, जरा देखते हैं क्या है वो प्रॉब्लम। क्योंकि जब भी इसका स्टार इसीलिए दिया ही गया है क्योंकि इसके अंदर ये क्वेश्चन में आई थी दिक्कत, बताता हूँ क्या है। नायक समिति 1991 की है, आबिद हुसैन समिति 1995 की है, एमएस कोहली 2000 की और कारवे समिति 1955 की है। तो इसके हिसाब से अगर आप देखते हो तो सबसे पहले फोर्थ होना चाहिए, फिर फोर्थ के बाद फर्स्ट होना चाहिए, लेकिन फोर्थ के बाद फर्स्ट कहीं दे ही नहीं रखा है ना, कहीं नहीं दे रखा है। तो इसके इसी वजह से ये गलत हो जाएगी। ठीक है। हाँ, अगर ये बोलते कालानुक्रम अनुसार करके डिसेंडिंग ऑर्डर में डालो, अगर ये बात करते ना कि डिसेंडिंग ऑर्डर में डालो, तो डिसेंडिंग ऑर्डर के हिसाब से सबसे पहले ये आ जाता थर्ड, थर्ड के बाद आ जाता हमारा ये सेकंड, तो फिर ये सही होता। पर इन्होंने डिसेंडिंग ऑर्डर नहीं बोला है, इस वजह से कोई सा भी सही नहीं होगा। दिए गए विकल्पों में से कोई सा भी विकल्प सही नहीं है। इस प्रश्न के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपनी उत्तरमाला में सही उत्तर विकल्प सी दिया था 4213, लेकिन ये नहीं हो सकता क्योंकि मैंने आपको बता ही दिया, देख ही रहे हो आपको, जो कि गलत है। अगर प्रश्न में ये पूछा जाता है कि सबसे अंत से प्रारंभ करते हुए यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में पूछा जाता तो सबसे पहले गठित होने वाली समिति के लिए तो फिर बी सही हो सकता था, लेकिन उन्होंने बोला सीधे तौर पर सबसे पहले कौन बनी उसके बाद कौन सी बनी, तो इस वजह से इसमें दिक्कत है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 187, चलो करते। चक्रवर्ती समिति, नरसिम्हा समिति, तेंदुलकर समिति, चलैया समिति। कर सुधार, निर्धनता आकलन, बैंकिंग क्षेत्र सुधार और वित्तीय क्षेत्र सुधार। तो चक्रवर्ती समिति जो है वो बेसिकली वित्तीय क्षेत्र सुधार से थी। चलैया समिति तो मेरे ख्याल से कर सुधार से थी ना। चलैया बैंक समिति है, यहाँ देख लेते हैं। कर सुधार से, चलैया सही तो बोल रहा था मैं, खुद में ही कंफ्यूज हो रहा हूँ मैंने मतलब। चलैया समिति कर समिति है। तो यानी कि देखो ए का जो है वो 4 होना चाहिए, डी का 1 होना चाहिए। ए का 4 सिर्फ यहाँ पर है लेकिन उसमें भी डी का 1 नहीं है, तो इसीलिए कोई सा भी करेक्ट नहीं होगा इसमें। क्योंकि मुझे चलैया समिति का तो याद है, ये कर सुधार से रिलेटेड है। चक्रवर्ती समिति वित्तीय सुधार से, ये भी पता ही है। नरसिम्हम जो है वो वैसे, और तेंदुलकर निर्धनता से थी, ये तो पता था खैर।
तो यहां पर आप देख सकते हो कि चक्रवर्ती समिति वित्तीय क्षेत्र सुधार से, नरसिम्हम समिति बैंकिंग सुधार से, तेंदुलकर निर्धनता से और चलैया समिति कर सुधार से है। झारखंड लोक सेवा आयोग ने उत्तर में प्रश्न का उत्तर डी दिया था, जो कि सही हो ही नहीं सकता। ठीक है, डी कैसे सही होगा खुद ही देख लो, फर्स्ट का ये थर्ड बता रहे जो कि पॉसिबल ही नहीं है, तो डी गलत होगा। क्वेश्चन नंबर 188, वेब पोर्टल DACNET संबंधित है किससे? ई एग्रीकल्चर से, ई कॉमर्स से, ई बिजनेस से या ई लॉजिस्टिक्स से? तो ई DACNET जो है वो ई एग्रीकल्चर से है। वेब पोर्टल डैकनेट ई एग्रीकल्चर से संबंधित है। कृषि एवं सहकारिता विभाग की एक नई ई गवर्नेंस परियोजना है जिसे कृषि ऑनलाइन की सुविधा के लिए राष्ट्रीय सूचना विज्ञान NIC द्वारा निष्पादित किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 189, विश्व का प्रथम कैशलेस अर्थव्यवस्था वाला देश कौन सा है? जहां पर कैशलेस पूरी अर्थव्यवस्था है, कनाडा, स्वीडन, फ्रांस या बेल्जियम? तो ये स्वीडन है, जहां पर सबसे पहले कैशलेस अर्थव्यवस्था है। कैशलेस अर्थव्यवस्था वाला विश्व का सबसे पहला देश जो है स्वीडन है। अच्छा क्वेश्चन है, याद कर लेना, कैशलेस के ऊपर बहुत सारी बातें चलती ही रहती है आजकल। क्वेश्चन नंबर 190, ग्रामीण स्वच्छता सर्वेक्षण के अनुसार स्वच्छता के मामले में सबसे ऊपर कौन सा राज्य है? झारखंड, सिक्किम, केरल और तेलंगाना। तो ग्रामीण स्वच्छता सर्वेक्षण के हिसाब से सिक्किम जो है वो सबसे आगे है। प्रश्नकाल के टाइम पे, प्रश्नकाल में विकल्प बी सही था। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2019 के तहत अनुसार जो है 3 राज्य वो कौन से? सबसे ऊपर तमिलनाडु, फिर हरियाणा और फिर गुजरात। शीर्ष 3 जिले हैं पेडालप्पी, फरीदाबाद और रेवाड़ी। अधिकतम नागरिक भागीदारी वाला राज्य उत्तर प्रदेश रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 191, निम्न में से किसके द्वारा जनवरी 2017 में सेज इंडिया मोबाइल ऐप शुरू किया गया था? श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय या फिर निगमीय कार्य मंत्रालय? तो सेज इंडिया मोबाइल जो है वो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया था। सेज इंडिया नामक मोबाइल ऐप वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा 6 जनवरी 2017 को लॉन्च किया गया। वाणिज्य विभाग के सेज विभाग द्वारा विशेष आर्थिक क्षेत्र SEZ हेतु इस मोबाइल ऐप को विकसित किया गया। क्वेश्चन नंबर 192, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? गोल्डन हेड शेक स्कीम एक का संबंध स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से है। गोल्डन हैंड शेक स्कीम, अरे यार मैं हिंदी के चक्कर में कितना गंदा पढ़ रहा हूँ। गोल्डन हैंड शेक स्कीम एक का संबंध स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से, यह तो बिल्कुल सही है। एक संयुक्त पूंजी वाली कंपनी का वास्तविक स्वामित्व अंशधारियों के पास होता है, बिल्कुल सही। मानव विकास रिपोर्ट 2010 के अनुसार भारत में औसत स्कूल अवधि और संभाव्य स्कूल अवधि में क्रमशः 4.4 और 10.3 है, ये बात भी सही है। भारत के जनसंख्या प्रपेक्ष के संदर्भ में आयु भूकंप की अवधारणा का संबंध बाल आयु जनसंख्या से है? नहीं, ये बाल आयु जनसंख्या से नहीं बल्कि बढ़ते अनुपात से है। ठीक है, आयु भूकंप अवधारणा का संबंध बाल आयु जनसंख्या से नहीं बल्कि वृद्धों की जनसंख्या में बढ़ते अनुपात से है। क्वेश्चन नंबर 193, ISO 14001 है, क्या है ये? एक अंतरराष्ट्रीय गुप्तचर संगठन जो विश्व के किसी भाग में किए गए परमाणु विस्फोटों पर नजर रखती है। एक पाकिस्तानी संगठन जो भारत में आतंकवादी कार्यवाहियों को चलाती है। एक अंतरराष्ट्रीय प्रमाण पत्र जो प्रदूषण नियंत्रण प्रणाली संबंधित करने वाली औद्योगिक इकाइयों को दिया जाता है। या फिर शासन द्वारा निर्गत किया गया प्रमाण पत्र जो किसी उत्पाद की गुणवत्ता को प्रमाणित करता है। तो ISO 14001 जो है ये अंतरराष्ट्रीय प्रमाण पत्र है जो प्रदूषण नियंत्रण प्रणाली स्थापित करने वाली औद्योगिक इकाइयों को दिया जाता है। ठीक है, ISO 14001 एक अंतरराष्ट्रीय प्रमाण पत्र है जो पर्यावरण संबंध प्रणाली प्रमापन योजना है। यह प्रमाण पत्र ऐसी औद्योगिक इकाइयों को ही प्रदान किया जाता है जो पर्यावरण संरक्षण और पर्यावरण संबंधी कानूनों से को लागू करती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 194, दृष्टि 2025 का संबंध है जनसंख्या के स्थायीकरण से, औद्योगिक विकास से, खाद्य उत्पादन में वृद्धि से या ग्लोबलीय तापन से? तो दृष्टि 2025 जो है वो खाद्य उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 195, निम्नलिखित आलेखों पर विचार कीजिए। ये कुछ तो दे रखा है, इतना क्लियर तो नहीं है पर ठीक है, गिरता हुआ कुछ तो दे रखा है। संयुक्त सूचकांक और बहुराष्ट्रीय 15 दिन की अवधि का कल्पित शेयर बाजार सूचकांक व्यवहार जिसके अंतर्गत चुनी गई कंपनियों के, जिनमें कुछ बहुराष्ट्रीय कंपनियां भी सम्मिलित है, बाजार मूल्यों का भारित औसत है।
आलेख में दर्शाया गया है कि उसी अवधि में बहुराष्ट्रीय कंपनियों का व्यवहार दूसरे आलेख में दर्शाया गया है। ओके, उसी अवधि में बहुराष्ट्रीय कंपनियों का, अच्छा, संयुक्त सूचकांक यह है और बहुराष्ट्रीय कंपनियों का अलग से यहां पर दे रखा है। तो हमें ये बताना है कि इन दोनों को फिगर्स को देख करके आप कौन सा एक क्लियर मतलब निकाल सकते हो जो पता चल रहा है कि क्या बात हो रखी है। प्रदर्शित अवधि में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के शेयर अपेक्षाकृत तेजी से गिरे हैं, ये बात तो सही है, पर ये इतना भी नहीं है, तेजी से गिरने तो उसमें हुआ भी है। प्रत्येक गैर बहुराष्ट्रीय कंपनी का शेयर 12वें दिन के मूल्य के दिन 5% से ऊंचे चढ़ गए हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनी का 15वें दिन, 12वें दिन नहीं, 11वें दिन सरकार ने एक नीति घोषित की जो बहुराष्ट्रीय निगमों के पक्ष में नहीं थी। ये बात भी हम नहीं बता सकते, ये इस लाइन का तो इससे कोई लेना देना ही नहीं है। 12वें दिन बाजार पुनरुत्थान के पक्ष में जो भी कारण रहा हो वह केवल गैर बहुराष्ट्रीय कंपनी निगमों के प्रासंगिक प्रतीत होता है। कि 12वें दिन यहां पे देख सकते हो कि 12वें दिन बाजार उठा है, लेकिन बहुराष्ट्रीय कंपनियों का बाजार नहीं उठा है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों का गिरा ही गिरा है। तो इट मीन जो गैर बहुराष्ट्रीय कंपनी थी यानी जो नॉन एमएनसी कंपनीज थी उनमें ही ये ग्रोथ आई है, बाकी कहीं नहीं आई है। ठीक है, तो हाँ ये हम बात बोल सकते हैं। विकल्प डी में प्रदत्त निगमन प्रवृत्ति आधारित है और सत्य है। बी और सी के निष्कर्ष सत्य हो सकते हैं किंतु उनके लिए वांछित सुस्पष्ट आंकड़ों का अभाव है, क्योंकि ये तो पता ही नहीं है और उसके ऊपर वाला भी नहीं पता, हमें आंकड़े नहीं दिए हुए कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 196, अभिष्ट राष्ट्रीय निर्धारित अंशदान इंटेंडेड नेशनैलिटी पद को कभी कभी समाचार पत्रों में देखा जाता है, क्यों? युद्ध प्रभावित मध्य पूर्व के शरणार्थियों के पुनर्वास के लिए यूरोपीय देशों में किए गए वचन, जलवायु परिवर्तन का सामना करने के लिए विश्व के देशों द्वारा बनाई जा रही परियोजना, ओके, और एशियाई अवसंरचना को, मेरे ख्याल से इसमें से ये बी वाला करेक्ट होगा आई गेस। एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की स्थापना, तो बी मेरे हिसाब से करेक्ट होना चाहिए, बट आई एम नॉट श्योर करेक्ट। ओके, बी करेक्ट है। धारणीय विकास लक्ष्यों के बारे में विश्व के देशों द्वारा बनाई गई कार्य योजना, ठीक है। अभिष्ट राष्ट्रीय निर्धारित अंशदान आईएनडीसी इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन का संबंध जलवायु परिवर्तन का सामना करने वाले विश्व के देशों द्वारा बनाई गई कार्य योजना से है। इस पद का प्रयोग जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के अंतर्गत हरित ग्रह गैसों के उत्सर्जन को कम करने के संदर्भ में किया जाता है। उल्लेखनीय है कि पेरिस में आयोजित COP21 में हुए पेरिस समझौते के तहत इस सदी के अंत तक औसत तापमान वृद्धि को अधिकतम 2 डिग्री तक के स्तर पर रोकने हेतु सभी देशों को अपनी घरेलू हरित गृह गैसों का उत्सर्जन में कटौती का लक्ष्य प्रस्तुत करना है और इसी को आईएनडीसी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 197, वैश्वीकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? इसने भारतीय उद्योगपतियों को विदेशी निवेश प्राप्त करने के लिए उत्साहित किया, बिल्कुल सही बात है। इसने शिखर के उद्योगपतियों को विदेश में बड़े प्रतिष्ठानों को खरीदने के लिए अभिप्रेरित किया, बिल्कुल सही बात है। इसने विदेशी कंपनियों को भारतीय कंपनियों को खरीदने के लिए ललायित किया, बिल्कुल सही बात है। इसने भारत में छोटे उद्यमियों को आशावाद का एक बोध पैदा किया, गलत है भैया। जब विदेशों के साथ हमारा कंपटीशन होगा तो छोटे किसानों में आशा कहां से आएगी, ये गलत है। वैश्वीकरण का संबंध विदेशी निवेश के और वृहद कंपनियों से, अतः छोटे उद्यमियों के लिए इसके प्रति आशावान होना तर्कसंगत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 198, वैश्वीकरण में सम्मिलित नहीं है, क्या चीज नहीं है? आयात शुल्क में कमी, ये तो सम्मिलित है। आयात लाइसेंसिंग का उन्मूलन, ये भी सम्मिलित है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का उन्मूलन, ये भी है, ये भी बिल्कुल सही है। सार्वजनिक क्षेत्र में इक्विटी का विनिवेश, नहीं, विनिवेश का वैश्वीकरण से कोई लेना देना नहीं है, तो यही वाला हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है, इनमें कोई नहीं है, इनमें से एक से तो डी हमारा करेक्ट होगी, विनिवेश का इससे कोई लेना देना नहीं होता। वैश्वीकरण राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संदर्भों में प्रयुक्त होता है। आर्थिक संदर्भ में यह पूंजी, वस्तु, सेवा और श्रम में मुक्त प्रवाह का समर्थन करता है, अतः इसमें आयात शुल्क में कमी, आयात लाइसेंसिंग का उन्मूलन, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का मुक्त प्रवाह शामिल है। सार्वजनिक क्षेत्र की इक्विटी का विनिवेश निजीकरण की प्रक्रिया है, वैश्वीकरण की नहीं, अतः डी जो है वो सही है हमारा सत्य, क्योंकि ये शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 199, भारतीय अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण का अर्थ है बाह्य ऋण का बढ़ना, नहीं ये नहीं है।
भारतीय व्यापारी इकाइयों को विदेशों में स्थापित करना, ये भी नहीं है। दूसरे देशों के साथ आर्थिक संबंधों पर लगे प्रतिबंधों को यथासंभव कम से कम करना, ये बात बिल्कुल सही है। आयात प्रतिस्थापन नहीं, ये भी गलत है, तो यानी सी वाला करेक्ट होगा हमारा। विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया वैश्वीकरण कहलाती है। इसके अंतर्गत मुक्त व्यापार, पूंजी का मुक्त रूप से प्रवासन और श्रम की गतिशीलता एवं श्रम की गतिशीलता या मुक्त रूप से आवागमन आदि शामिल होते हैं। भारत में वर्ष 1991 के प्रारंभ से नीतियों में कुछ दूरगामी परिवर्तन किए गए हैं। सरकार ने यह निश्चय किया कि भारतीय उत्पादकों के लिए विश्व के उत्पादकों से प्रतिस्पर्धा करने का समय आ गया है। यह महसूस किया गया कि प्रतिस्पर्धा से देश में उत्पादकों के प्रदर्शन में सुधार होगा, क्योंकि उन्हें अपनी गुणवत्ता में सुधार करना होगा। इस निर्णय का अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के ने समर्थन किया। अतः विदेशी व्यापार एवं विदेशी निवेश पर से अवरोधों को काफी हद तक हटा दिया गया। और डबल सेंचुरी की तरफ आते हुए, वैश्वीकरण की प्रक्रिया से अभिप्राय है। क्या अभिप्राय है? वैश्विक व्यापार गुटों की स्थापना करना नहीं। अंतरराष्ट्रीय व्यापार में बाधाओं को समाप्त करना, बिल्कुल सही। विश्व में एकल करेंसी लागू करना नहीं। उपयुक्त में से कोई नहीं, ये भी नहीं हो सकता। मेन यही है कि आप वैश्विक व्यापारों को खत्म करो। वैश्वीकरण का अभिप्राय प्रत्येक देश और अन्य देश के साथ वस्तु, सेवा, पूंजी और बौद्धिक संपदा का अप्रबंधित आदान प्रदान करना है। वैश्वीकरण तभी संभव है जब ऐसे आदान प्रदानों के मार्गों में किसी देश द्वारा अवरोध उत्पन्न ना किया जाए और इन्हें कोई ऐसी अंतरराष्ट्रीय संस्था संचालित करे जिसमें सभी देशों का विश्वास हो और यह सर्वानुमति से नीति निर्धारक सिद्धांतों का निरूपण करे। संक्षेप में कहा जा सकता है कि वैश्वीकरण विश्व के सभी भागों में रहने वाले लोगों के मध्य सामाजिक, आर्थिक और औद्योगिक एवं व्यापारिक संबंधों का विकसित करने की व्यापक प्रक्रिया है। ठीक, तो आज हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 161 से लेकर के 200 किए, टोटल 40 क्वेश्चन किए। जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा उसके अंदर हम लोग 201 से लेकर के 248 सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे, यानी नेक्स्ट पार्ट हमारा लास्ट पार्ट होगा इस चैप्टर के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ शेयर भी करें ताकि हमारी रीच दूर तक पहुंचे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी पहुंच पहुंचे। और अगर आपके पास मेरे लिए कोई एडवाइस है, जैसा मैं हमेशा पूछता हूँ आपसे, एडवाइस है, कोई सजेशन है या कोई कंप्लेन भी है इवन, जिससे कि मैं अपनी वीडियोस को और ज़्यादा इंटरेक्टिव बना सकूँ और ज़्यादा अच्छा बना सकूँ, तो प्लीज़ मुझे बताइए। चाहे वो किसी भी चीज़ से रिलेटेड प्रॉब्लम आप मुझे बताइए ताकि मैं उसे सुधार करके और ज़्यादा वीडियोस ला सकूँ। ठीक है, तो बाकी जुड़े रहिए हमारे साथ और वीडियोस के लिए जल्दी आता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बी सेफ, स्टे सेफ, कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।